नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त धीरज। आज एक नए फंड के बारे में बातचीत करेंगे जो बिल्कुल अभी नया मार्केट में आया है। आज 10 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल तक वो खुला रहेगा और उसका नाम है बंधन इनोवेशन फंड। बंधन एएमसी की ओर से ये लाया गया है। नाम से आपको लग रहा होगा कि इनोवेशन मतलब कुछ नई तरीके की चीज़ें, नए प्रकार की कंपनियां जहां पे इनोवेशन बहुत होते होंगे या इनोवेटिव कंपनीज हैं, उस पे निवेश किया जाएगा क्या, या कुछ और है इनोवेशन का मतलब। ये सब कुछ आज हम समझेंगे इस फंड के बारे में, और इस फंड में क्यों निवेश करना चाहिए, इसकी टाइमिंग कितनी सही है, इन सब पे चर्चा होगी। और हम बातचीत करेंगे बंधन एएमसी के हेड ऑफ इक्विटीज़ मनीष गुनमानी जी से। मनीष जी का पास 3 दशक से ज़्यादा एसेट मैनेजमेंट का अनुभव है। मार्केट को बहुत बेहतरीन तरीके से न सिर्फ डोमेस्टिक, इंटरनेशनली भी समझते हैं, और इस वक्त ये फंड लेके आए हैं मनीष जी, तो उनसे हम सब बातचीत करेंगे। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। थैंक यू, हैप्पी टू बी हियर। जी मनीष जी, हम लोग इससे पहले कि फंड में एंट्री करें, उसके बारे में डिटेल में समझें, पहले एक नज़रिया मैं आपका मार्केट में समझना चाहता हूँ। इस समय हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं या जो पोटेंशियल निवेशक हैं वो बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि एक तरफ जियो पॉलिटिकल टेंशन भी है, अमेरिका में ब्याज दर कटेगी नहीं कटेगी, रोज़ एक नई खबर आ जाती है, इसमें क्रूड भी ऊपर है, इंडिया में लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं, जीडीपी बहुत अच्छी चल रही है। आप लोग कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस मार्केट को? देखिए, आपने सही कहा कि काफी लोग को वैल्यूएशन पे बहुत नर्वसनेस है अभी, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप स्पेस में जो वैल्यूएशन है। बट हमारा मानना ये है कि अगर आप इंडिया का मैक्रो देखें, जैसे आपने इंडिकेट किया कि जीडीपी ग्रोथ देखें या इन्फ्लेशन देखें या करंट अकाउंट देखें या जो बैंकिंग सिस्टम का जो सिचुएशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिचुएशन है बैंकिंग सिस्टम का भी। तो ये जो मैक्रो पैरामीटर्स होते हैं कंट्री को जज करने के लिए, इन सब में इंडिया का पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात तो ये है कि जब आप ग्लोबल कैपिटल का सिचुएशन देख रहे हो आज, काफी जो बड़े कंट्रीज हैं जिनको इंडिया का कॉम्पिटिटर माना जाता है ग्रोथ लेवल में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो जैसे चाइना हो गया, ब्राजील हो गया, रशिया हो गया, तो इंडिया का जो सिचुएशन है और वो जो कंट्रीज का सिचुएशन है, इंडिया का काफी बेहतरीन सिचुएशन है रिलेटिवली अभी। तो फॉरेन कैपिटल भी इंडिया में काफी स्ट्रांगली आ सकता है, हमको लगता है। थर्डली, इंडियन करेंसी जो है, जो रुपी का आउटलुक है, वो हमें लगता है काफी स्ट्रांग है, क्योंकि अपना जो करंट अकाउंट है वो बहुत हेल्दी सिचुएशन में है अभी। तो ये सब फैक्टर्स देखते हुए हमको लगता है कि वैल्यूएशन 10-15% इधर हो सकता है, बट हमको 3-5 साल के व्यू पॉइंट से ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लगे, अर्निंग ग्रोथ बहुत स्ट्रांगली आ जाए, कुछ साइकिल हो या कुछ प्रोडक्ट हो या कुछ सर्विस हो जो अंडर पेनिट्रेटेड है और फास्टली ग्रो करे। तो मेरे ख्याल से अगर हम ऐसी कंपनीज ढूंढ पाएंगे तो रिटर्न अच्छा बनेगा। हमको ऐसा नहीं लगता है कि वैल्यूएशन ऐसे लेवल पे है कि कुछ बड़ा झटका लग सकता है मार्केट को। ओके, वैल्यूएशन ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए है तो 5-10% इधर उधर चलता है, और लार्जली इंडिया एक बेटर प्लेस मार्केट है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि अगर दुनिया में कहीं निवेश करना है तो इंडिया इस समय सबसे बढ़िया मार्केट आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पे रिटर्न काफ़ी अच्छे बने। हालांकि ये बात अलग है कि FIIs अभी तक वापस नहीं लौट रहे, वो लोग इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ रेट कट होगा तो हम लोग जाएंगे। लेकिन डोमेस्टिक फंड, मनीष जी, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि एक फोलियो की संख्या डबल हो गई कोविड से अब तक, 18-19 करोड़ फोलियो। और आप ये भी देखेंगे कि जो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स हैं उनमें काफी हेल्दी ग्रोथ आ रहा है। तो इक्विटी में मे बी वैल्यूएशन की वजह से सब डरे हुए हैं, बट डेट हो, रियल एस्टेट हो, उसमें काफी फॉरेन फ्लो आ रहा है मेरे ख्याल से। यस, बिल्कुल आ रहा है उसमें, और डोमेस्टिक फंड बहुत स्ट्रांगली प्ले कर रहे हैं। आप समझते हैं ये बंधन इनोवेशन फंड, जैसे नाम से हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कुछ अलग टाइप की कंपनी, सर क्या है, हमें डिटेल बताइए। 10 से 24 अप्रैल तक NFO खुला हुआ है। बंधन इनोवेशन फंड क्या है सर? देखिए, थोड़ा मोटा ऊपर का व्यू बोलता हूँ कि
हमको ऐसे लगता है कि जैसे कंट्री ग्रो करता है तो धीरे धीरे जो वैल्यू, जो स्टॉक मार्केट में जो वैल्यू क्रिएट होता है वो ज्यादा ऐसे कंपनी से क्रिएट होता है जो हम जो बोलते हैं ना इंटेंजिबल कैपिटल, मतलब जो फिजिकल कैपिटल नहीं है, जो लैंड नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, बट जैसे ब्रांड हो, टेक्नोलॉजी हो, डेटा हो, ये बेसिस पे जो कंपनीज खड़ी होती हैं, जैसे ग्लोबली आपने सुना होगा एप्पल, गूगल, वैसे जो कंपनीज हैं, जो नॉलेज बेस्ड कंपनीज हैं, इनका वेट स्टॉक मार्केट में ऊपर जाता है क्योंकि जो फिजिकल कैपिटल वाली कंपनीज होती हैं वो कमोडिटीज होती हैं, रूटीन यूटिलिटीज होती हैं, वो काफी रूटीन नॉर्मल ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। जो ब्रांड, जो टेक्नोलॉजी, जो डेटा, ये सब पे जो कंपनीज फॉर्म होती हैं, उनके लिए इनोवेशन बहुत बड़ा ये है, टूल है कि अपने आप को डिफरेंशिएट करें। तो आप देखेंगे कि जैसे एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म है जिससे आप फूड ऑर्डर कर रहे हो, या एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है जो इंटरनेट बेस्ड है रादर देन ओपनिंग ब्रांचेस। तो ऐसे एग्जाम्पल में हमने देखा है कि ये जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं जो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हैं, ब्रांड पे बेस्ड हैं, ये जब एन इकोनॉमी कोई सर्टेन स्टेज पे पहुंचती है तो उसके बाद ये सब मॉडल्स ही ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं। तो हमने जैसे सिंपली देखा जाए तो आप यूएस का मार्केट का हिस्ट्री देखेंगे कि लास्ट 30-40 साल में ये हुआ है कि जो नैस्डैक इंडेक्स है वो S&P 500 इंडेक्स से काफी हेल्दी रिटर्न ज्यादा दिया है। तो इसका रीजन ये है कि नैस्डैक में जो हम इनोवेटिव कंपनीज बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजी पे रिलायंट है, जो ब्रांड पे रिलायंट है, वो ज्यादा है, और S&P 500 में काफी फिजिकल कैपिटल या जो रूटीन बिजनेस है, कमोडिटीज, मेटल्स, बैंक्स, ये वो भी ज्यादा है। तो इसकी वजह से नैस्डैक ने ज्यादा रिटर्न दिया है 30-40 साल में वर्सेस S&P 500। तो हमको लगता है कि जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है, और आई थिंक हम सबको आशा है कि इंडिया स्ट्रांगली डेवलप करेगा नेक्स्ट 20-30-40 साल में, तो धीरे धीरे ये जो इनोवेटिव कंपनीज होती हैं जिनका वैल्यू एक्चुअली इससे नहीं आता है कि वो लोग के पास कुछ लैंड है या फैक्ट्री है या वर्किंग कैपिटल है, उनका वैल्यू इससे आता है कि उन लोग, ये कंपनीज ने सॉलिड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके एक नया प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च किया है, या ये लोग ने मैनेजमेंट का स्ट्रेंथ यूज करके एक ऐसा ब्रांड लॉन्च किया है जिसको कस्टमर्स ने बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया है, या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की जगह ये लोग ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो ये सब जो कंपनी होती हैं, हमको लगता है ये कंपनीज में ज्यादा वैल्यू क्रिएट होएगा, और इसलिए ये एक थीमेटिक फंड है जो खाली ये सब इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। ओके, तो कीवर्ड है कि नॉलेज बेस्ड, टेक्नोलॉजी का हैवी यूज और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका एक्सपेंशन रातों रात हो सकता है, फैक्ट्री बनाने में सालों साल लगते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन है और बहुत जल्दी ये कंपनियां ग्रो कर सकती हैं। तो सर, ये आपने कहा थीमेटिक फंड है ये, और इसमें क्या विदेश में भी आप निवेश करेंगे या सिर्फ घरेलू कंपनियों में? देखिए, हमारे पास प्रोविजन है, जो हमारे फाइलिंग है डॉक्यूमेंट का, उसमें हमने प्रोविजन लिया है कि ओवरसीज इन्वेस्ट स्टॉक्स या ETFs में इन्वेस्ट करें जो इनोवेटिव कंपनीज में है ग्लोबली। बट एट दिस पॉइंट सिचुएशन ये है कि इंडस्ट्री पे ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का कैप है, तो अभी हम लोग ये नहीं कर पाएंगे ओवरसीज स्टॉक्स में इन्वेस्ट, बट जब भी पॉसिबल होगा हम डेफिनेटली कंसिडर करेंगे। बट वो पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा हिस्सा नहीं रहेगा, 15-20% से जनरली कम ही रहेगा वो। मान लेते हैं। अब ये बताइए सर कि आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही कि इसमें जो रेगुलर रूटीन कंपनीज है नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी रेगुलर रूटीन कंपनी है जो अपने उस करंट बिजनेस को इनोवेट कर रही हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से उसको एक नए तरीके से ले गई हैं। क्या उनको इसमें शामिल किया जाएगा? फॉर एग्जांपल कि बहुत सारी फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो उनको लगता है कि एक मोबाइल से उनका बैंक या NBFC चल सकती है, या चलेगी आगे, वो इसीलिए तैयारी भी कर रहे हैं। क्या वो भी आप मानेंगे कि वो भी एक इनोवेटिव कंपनीज है?
हाँ, तो हमारा जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन है, हमने क्या किया है कि पूरे यूनिवर्स को 3 हिस्से में बाँटा है। तो जो लीडिंग इनोवेटर्स हैं, जिसमें इनोवेशन सबसे ज़्यादा है, ये टिपिकली इंटरनेट प्लेटफ़ॉर्म है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं, फार्मा प्रोडक्ट्स हैं। तो ये मार्केट में 10% वेट है बेंचमार्क में, बट हम इसमें 35 टू 45% पोर्टफोलियो रहेंगे बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा हाई लेवल ऑफ इनोवेशन वाली कंपनी है। सेकंड, जो राइजिंग इनोवेटर कंपनी है, वो आपने रेफर किया, वो टाइप कंपनीज हैं कि ये कंपनीज बड़े सेक्टर्स जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज हो, हेल्थ केयर हो, एक्सेट्रा, इसमें टेक्नोलॉजी का यूजेज इनका बहुत बढ़िया है। इनके पास प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी नहीं होगा बिकॉज प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी वाले लीडिंग इनोवेटर रहेंगे, बट जो टेक्नोलॉजी को एज अ प्रोसेस जो बेस्ट यूज कर रही हैं इन अ बिग इंडस्ट्री, वो ज्यादा राइजिंग इनोवेटर में आएगा। ये 20% है बेंचमार्क का, और हमारा 35 से 35 टू 45% पोर्टफोलियो इसमें रहेगा। और जो थर्ड है, हम बोलते हैं जो इमर्जिंग इनोवेटर्स हैं, ये टिपिकली एक बड़ी कंपनी है जो एक प्रोजेक्ट कर रही है जो इनोवेटिव है, या एक होल्डिंग कंपनी है जिसमें एक होल्डिंग कंपनी के नीचे जो कंपनीज है उसमें एक इनोवेटिव कंपनी है, या जैसे मैंने कहा कि ऑफशोर में अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो इमर्जिंग इनोवेटर्स में आता है। तो ये 10 टू 30% ऑफ दी पोर्टफोलियो रहेगा। तो हमने क्या किया है कि बेंचमार्क में जो सबसे ज्यादा इनोवेटिव कंपनीज हैं उसमें रिलेटिवली बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रखा है। तो जैसे मैंने कहा कि लीडिंग इनोवेटर खाली बेंचमार्क में 10% है, बट वहाँ 35 टू 45 रहेगा। जो मीडियम लेवल इनोवेटर्स हैं, जैसे आपने एग्जांपल दिया, वो 20% है बेंचमार्क का, और उसमें 35 टू 45% रहेगा, और बाकी इमर्जिंग इनोवेटर्स में रहेगा। सर, जो फर्स्ट ब्रैकेट में आप कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो जो फर्स्ट ट्रेंच या फर्स्ट लीडर हैं, जो लीड कर रहे हैं इनोवेशन को, प्लेटफॉर्म बिजनेस के जरिए सर्विसेज दे रहे हैं, वो किसी भी सेक्टर में होगी, क्या इसके लिए आपको ज़्यादा आईपीओ में डिपेंडेंट होना पड़ेगा? क्योंकि जो पुराने प्लेयर्स हैं वो कन्वेंशनल कंपनियों वाली हैं, वहीं उन्होंने अपने आप को इनोवेट किया। ये जो जिस तरह की कंपनी आप ढूंढना चाहते हैं ओरिजिनली, वो अब आ रही है मार्केट में नई नई। जैसे एक एग्जांपल आपने शुरू में ही दिया था कि एक फूड डिलीवरी कंपनी, ऐसी और भी बहुत सारी कंपनी इंश्योरेंस की हो सकती हैं। तो क्या ज़्यादा डिपेंडेंसी उस साइड में होगी क्या? नहीं, तो मोटा मोटी आपको फ्लेवर दूं तो रफली हमारा जो यूनिवर्स है उसमें 25-30% बाय नंबर ऑफ कंपनी लार्ज कैप है। हमारा पोर्टफोलियो रफली 35 टू 50% लार्ज कैप रहेगा, बाकी स्मॉल और मिड कैप हो। ये सही बात है कि बहुत ज्यादा इनोवेटिव कंपनीज लार्ज कैप में नहीं है, ज्यादा मिड और स्मॉल कैप में है। तो ऐसा नहीं है कि आईपीओ पे हमारा हैवी डिपेंडेंस है, क्योंकि इंडिया में मिड और स्मॉल कैप यूनिवर्स अभी काफी बड़ा है, और लास्ट 4-5 साल में हमने काफी इनोवेटिव कंपनीज को लिस्ट होते हुए देखा है। तो ये है कि इसमें रीजनेबल प्रेजेंस इसका रहेगा मिड और स्मॉल कैप। जैसे मैंने कहा कि मोर देन हाफ द पोर्टफोलियो, आधे से ज्यादा पोर्टफोलियो मिड एंड स्मॉल कैप का रहेगा। और ये भी सही है कि काफी आईपीओ आएंगी जो ये यूनिवर्स में क्वालिफाई करेंगी, क्योंकि क्या हुआ है कि एक प्राइवेट इक्विटी सिस्टम भी इंडिया में एक हेल्दी है। तो प्राइवेट इक्विटी ने लास्ट 5-10 साल में काफी ऐसे इनोवेटिव कंपनीज में इन्वेस्ट किया है जो धीरे धीरे लिस्ट होंगे। एटलीस्ट जो सक्सेसफुल हुई है प्राइवेट इक्विटी के व्यू पॉइंट से, क्योंकि प्राइवेट इक्विटी फंड को एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये अच्छी बात है कि हमको लगता है आईपीओ मार्केट काफी वाइब्रेंट रहेगा और काफी इनोवेटिव कंपनीज आएंगी, तो हमारा चॉइस बढ़ता जाएगा। बट अभी भी हमको लगता है काफी चॉइस है। तो जैसे ये लीडिंग और राइजिंग इनोवेटर्स जो सेगमेंट्स है जिसमें मोस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो रहेगा, उसमें अभी हमको 160-170 कंपनीज है यूनिवर्स में। तो काफी चॉइस है। एग्जिस्टिंग जो लिस्टेड कंपनीज है उसमें भी काफी चॉइस है। मनीष जी, कितनी कंपनियां एट ए टाइम होंगी पोर्टफोलियो में?
देखिए हमारा पोर्टफोलियो ऑब्वियसली जब डिप्लॉय होगा तो जब प्राइसेस जो रहेंगी मोटा मोटी 40 से 60 का रफ इंडिकेशन है नंबर ऑफ स्टॉक्स। ओके, एक सवाल और सर, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी एक कॉन्सेप्ट लेवल पे मुझे एक चीज़ और आपसे समझनी है। हमने देखा कि भारत में जो इनोवेशन हो रहा है, जो इनोवेटिव कंपनीज आ रही हैं, वो यूजर्स हैं, दे हैवंट डेवलप्ड द प्रोडक्ट। तो जितनी भी कंपनीज हैं वो उस किसी फॉरेन कंपनी की या किसी ने एक इनोवेशन किया, उसका यूज केस है वो। इसमें मतलब लार्जली तो बहुत सक्सेसफुल कंपनीज हम लोगों ने देखी, लेकिन एक आध बहुत बड़े एक्सीडेंट भी हुए हैं कि वो पहले तो वो टॉपर थे, बाद में वो नंबर 4th पे आ गए। यू नो द आई एम नॉट कोटिंग एनीबॉडी। सो मुझे ये समझना है आपसे कि ये जो इसमें डिसरप्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, है ना, कि अचानक से कोई उसी सेगमेंट में दूसरा आ गया इनोवेटर जो उनसे भी बढ़िया डिसरप्शन लेके आया। तो क्या ये मैं मानूं कि आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 24 घंटे विजिल रखना पड़ेगा, एक, और दूसरा कि उन लोगों ने हम लोगों को पूरा एक नया फाइनेंशियल मैट्रिक्स सिखा दिया कि मेरी कंपनी को अब आप ऐसे ट्रैक करिए, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। तो आप लोगों के लिए तो काम बढ़ जाएगा सर ये। देखिए हमारा रिसर्च टीम एनीवे 24 आवर्स विजिलेंट रहता है, तो खाली ये स्कीम के लिए विजिलेंट नहीं रहेगा, वो तो हमारे पास काफी स्कीम है। तो यू करेक्ट, बट आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया है कि वर्सेस लेट्स से यूटिलिटी कंपनी और मेटल कंपनी और पीएसयू बैंक जो हमारे यूनिवर्स में नहीं है, इसमें ये हो सकता है कि टेक्नोलॉजी चेंज से बिजनेस मॉडल काफी ट्रांसफॉर्म हो सकता है। क्लियरली हमारा एफर्ट ये है कि हम जो विनर है वो चेंज का वो साइड रहे। तो जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या रिन्यूएबल्स हो या ओटीटी हो वर्सेस टीवी ब्रॉडकास्टिंग, तो ऑब्वियसली हमारा एफर्ट ये है कि जो टेक्नोलॉजी में विनर है, जो बड़े पॉलिसी चेंजेस हो रहे हैं ग्लोबली कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट हो रहा है, डिफेंस और सेमीकंडक्टर में हर बड़ा कंट्री खुद का मैन्युफैक्चरिंग चाह रहा है आजकल। तो हम ये बड़े जो ट्रेंड्स हैं, टेक्नोलॉजी ट्रेंड हो, पॉलिसी ट्रेंड हो या कस्टमर प्रेफरेंस हो, ऑब्वियसली जैसे कस्टमर आजकल हर चीज ऑनलाइन चाह रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी पॉलिसी कस्टमर ट्रेंड्स के जो विनर्स हैं हम वो साइड रहना चाह रहे हैं। बट ये भी हो सकता है कि जो एक ट्रेंड प्ले हो रहा है अगर वो चेंज होता है तो हमको निम्बल डेफिनेटली रहना पड़ेगा। तो ऐसा हम ये जो यूनिवर्स में है जनरली तो हम बाय एंड होल्ड रहते हैं, बट अगर कुछ नया प्रोडक्ट नया सर्विस आ जाए जो एग्जिस्टिंग कंपनी की बिजनेस मॉडल पे थ्रेट हो, तो हम डेफिनेटली विजिलेंट रहेंगे और निम्बल भी रहेंगे कि अगर इसमें ग्रोथ कंपनी का क्वेश्चनेबल हो जाता है तो हमको वो पोर्टफोलियो से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस इनोवेशन फंड में कौन से सेक्टर्स हैं जहां सबसे ज़्यादा कंपनियां फॉल करेंगी और जिस पे बंधन एएमसी की नज़र होगी। एक बार फिर से स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। आज हम बातचीत करें बंधन एएमसी की ओर से बंधन इनोवेशन फंड के बारे में। सर अब ये बताइए कि आपने कहा कि 160, 170, 80 कंपनी, मोटा तौर पे 200 कंपनीज अवेलेबल है मान लीजिए इस यूनिवर्स में अभी, बाकी और आती रहेंगी, उसमें से 40 से 60 आप अपने पोर्टफोलियो में रखेंगे। तो ब्रॉडर थीम के तौर पे किस सेक्टर्स में ज़्यादा आपको दिखता है कि ये वाली कंपनी आ सकती हैं जहाँ पे आप लोग नज़र रखें, क्योंकि बहुत बड़े जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे कन्वेंशनल कंपनीज ज़्यादा हैं? तो 4-5 सेगमेंट्स हैं जिसमें इनोवेशन काफ़ी हो रहा है। तो एक तो इंडस्ट्रियल्स है जिसमें कैपिटल गुड्स में जो एमएनसी हैं या जो डोमेस्टिक कंपनीज प्रोडक्ट्स बना रही हैं। देखिए जो ईपीसी कंस्ट्रक्शन है वो हमारे यूनिवर्स में नहीं है, बट जो भी एक डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट या सर्विस है इंडस्ट्रियल्स में, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एक बड़ा सेगमेंट है। सेकंड बड़ा सेगमेंट है हेल्थ केयर फार्मा, जिसमें लीडिंग ड्रग्स एमएनसीज भी हैं और यूएस में काफ़ी इंडियन कंपनीज का स्पेशलिटी पोर्टफोलियो जो है वो हमारे यूनिवर्स में रहेंगी। थर्ड है
जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मतलब टिपिकली जो रिटेलिंग में है, जहाँ नए नए फॉर्मेट्स लॉन्च हो रहे हैं, जो ई कॉमर्स है, ये जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी बास्केट बोलते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट हो, इंटरनेट प्लेटफॉर्म हो, ये थर्ड बड़ा सेगमेंट है। तो आई थिंक काफी पोर्टफोलियो ये तीन बड़े सेगमेंट्स में रहेगा। ओके, पावर सेक्टर में नहीं सर, वहाँ पे भी तो बहुत नए इनोवेशन करके लोग बनने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड होगा और उसमें मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम रहेंगे। हाँ, तो जो पावर में अगर कोई प्रोडक्ट कंपनी होगी तो वो हमारे यूनिवर्स में रहेगी, बट जो स्टैंडर्ड यूटिलिटी टाइप रूटीन बिजनेस है वो नहीं रहेगा। राइट। अच्छा सर, ये चूंकि थीमेटिक फंड है, इसको सेक्टोरल फंड कहना ठीक नहीं होगा, ये तो थीम बेस्ड है, तो इसमें किस तरीके के रिस्क प्रोफाइल के लोगों को एंटर करना चाहिए? क्या इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, कम रिस्क है, किस तरह के होराइजन होने चाहिए? प्रोफाइलिंग कैसे आप लोग करेंगे जिन आपके टारगेट ऑडियंस होगी इसमें? तो ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये थीमेटिक एक स्टाइल बेस्ड फंड है थोड़ा, कि ये ग्रोथ स्टाइल फंड है। अल्दो ग्रोथ में भी ये एक सबसेट है ग्रोथ फंड का, ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग का। तो आप देखेंगे कि ये जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज काफी अच्छी हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, जैसे डेट नहीं रहेगा मोस्टली ये कंपनीज में। बट एक रिस्क ये हो सकता है कि अगर वैल्यू स्टाइल बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म करे तो ये पोर्टफोलियो बेंचमार्क के रिलेशन में अंडर परफॉर्म कर सकता है। जैसे वैल्यू स्टाइल जनरली लास्ट 2-3 साल से अच्छा किया है, तो हमने देखा है कि काफी सिक्लिकल कंपनीज जैसे यूटिलिटीज हो या पीएसयू बैंक्स हो, मेटल्स हो, बैंक्स हो, काफी ठीक ठाक करे हैं। तो दैट वे हमको टाइमिंग अभी ठीक लगता है कि क्योंकि वैल्यू स्टाइल से काफी रिटर्न बन गया है, तो हमको लगता है कि ये अच्छा टाइम है, एक थोड़ा ग्रोथ स्टाइल टाइप फंड है ये। बट ये रिस्क है कि अगर वैल्यू स्टाइल बहुत मैसिवली आउट परफॉर्म करेगा नेक्स्ट 1 साल में या समझो, तो ये फंड बेंचमार्क के रिलेशन में अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो हमको लगता है कि ये फंड थोड़े एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है, जो थोड़ा ज्यादा टाइम फ्रेम का व्यू ले, 3-5 ईयर का टाइम फ्रेम का व्यू ले, और शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से ना डरे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर वैल्यू स्टाइल अच्छा करता है तो वोलेटिलिटी रहेगा अगेंस्ट द बेंचमार्क, बट लॉन्ग टर्म में हमको लगता है कि देखिए टिपिकली ये देखा जाता है कि लॉन्ग टर्म में स्टॉक का जो रिटर्न होता है वो जितना आप ज्यादा टाइम फ्रेम लेंगे तो रोल ऑफ अर्निंग ज्यादा होता है और रोल ऑफ पी मल्टीपल गोइंग अप एंड डाउन कम हो जाता है। शॉर्ट टर्म में पी मल्टीपल का काफी रोल होता है। तो लॉन्ग टर्म देखेंगे तो टिपिकली हमारा जो यूनिवर्स है वो काफी फास्ट ग्रोइंग कंपनीज का है, जिसकी अर्निंग्स कंपाउंडिंग काफी हेल्दी रहेगी। तो हमको क्लियरली लॉन्ग टर्म में तो लगता है कि ये यूनिवर्स, और स्पेशली अगर हमारा स्टॉक सिलेक्शन अच्छा हो, तो ये यूनिवर्स डेफिनेटली बेंचमार्क की रिलेशन में अच्छा करेगा। बट शॉर्ट टर्म में ये हो सकता है कि अगर वैल्यू स्टाइल चले तो हम अंडर परफॉर्म करेंगे। इसलिए इन्वेस्टर को थोड़ा लॉन्गर टाइम फ्रेम और थोड़ा वोलेटिलिटी बर्दाश्त करने की क्षमता हो, वैसे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है फंड। ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, विद इन योर फ्रेमवर्क क्या आप स्पेशल सिचुएशन कंपनीज को भी कंसिडर करेंगे जो आपके फ्रेमवर्क में फिट बैठती हैं कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है, सर्विस बेस्ड है, लेकिन उनमें एक स्पेशल सिचुएशन क्रिएट हो रही, क्या वो भी आपके रडार पे आएंगे? डेफिनेटली, एज लॉन्ग एज इनोवेशन है फंड कंपनी में, तो वेदर अगर होल्डिंग कंपनी है और ऐसी कंपनी है जहाँ कुछ मर्जर एंड एक्विजिशन एक्शन हो सकता है, तो हम डेफिनेटली वो स्टॉक भी देखेंगे। ओके परफेक्ट। तो मनीष जी ने मैं बहुत विस्तार से समझाया कि इनोवेशन का मतलब क्या है, ये एक्चुअली से रीडिफाइनिंग है, तो किस तरह की कंपनीज फंड में शामिल होंगी और कैसे उनको चुना जाएगा, ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। तो हमने इसलिए बहुत डिटेल में इन सब चीज़ों को समझा, और इसमें थोड़ा सा अगर आप वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हो और लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए रुकते हैं
तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको ये फंड दे सकता है। तो इसके बारे में पढ़िए, समझिए, देखिए, समय है, आपकी इच्छा है, अगर आपको कन्विंसिंग लगता है तो आप इसमें लगा सकते हैं। मनीष सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। अगले हफ्ते फिर एक नए फंड और एक नए फंड मैनेजर से आपकी मुलाकात कराएंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।